हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंट है और जो स्टेट लेजिस्लेचर है। अभी तक हमने पार्लियामेंट का बहुत डिटेल में बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से हमने पार्लियामेंट के बारे में पूरा देख लिया है और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में भी देख लिया है। गवर्नर से लेके अगर दो हाउसेज हैं तो क्या होता है, एक हाउस है तो क्या होता है, किस तरह से बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, किस तरह से उनकी जो रीडिंग्स है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होती है, वो सब के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम एक तरह से देखते हैं, क्योंकि हम पार्लियामेंट भी पढ़ चुके हैं और स्टेट लेजिस्लेचर भी पढ़ चुके हैं, तो हम देखते हैं कि उनमें जो लॉ पास करने का प्रोसीजर जो है, क्या उसमें कुछ डिफरेंस है। ठीक है, कि किसी हाउस के पास ज्यादा पावर है, कि पार्लियामेंट के पास में कुछ अलग चीज है, या स्टेट लेजिस्लेचर के पास कुछ अलग चीज है। ये इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो ये हमें जानने की जरूरत है। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि पार्लियामेंट में, ठीक है, अगर कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करना है, हमेशा याद रखिएगा, हम पहले बिल इंट्रोड्यूस करते हैं जब बिल दोनों हाउस अप्रूव कर देते हैं, और पार्लियामेंट है तो प्रेसिडेंट के साइन, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर है तो गवर्नर के साइन जब हो जाते हैं तभी वो एक्ट बनता है। तो यानी कि जो बिल है पार्लियामेंट के केस में, वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। अभी मैं ऑर्डिनरी बिल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, अभी हम सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स की बात कर रहे हैं, मनी बिल्स की बात बाद में करेंगे। पहले वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी बिल्स ओनली। ऑर्डिनरी बिल पार्लियामेंट में चाहे लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, चाहे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। सेम वे अगर स्टेट लेजिस्लेचर में एक ही है हाउस, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, तो उसमें, और लेकिन अगर काउंसिल भी है तो भी किसी में भी हो सकता है, ईदर ऑफ द टू हाउसेस में उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ऑर्डिनरी बिल को। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होगा कि जस्ट लाइक पार्लियामेंट, ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर ऑफ द हाउसेस, सेम वे स्टेट लेजिस्लेचर में भी ईदर ऑफ द हाउसेस में किया जा सकता है। अगर दो हाउसेस हैं, अगर एक ही है फिर तो ऑब्वियसली एक ही में किया जाएगा। फिर देखिए एक और बात कि पार्लियामेंट में जो बिल है वो मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और एक प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर में क्या फर्क होता है। मिनिस्टर कौन है? जो गवर्नमेंट इलेक्टेड है, जो गवर्नमेंट इलेक्टेड है, तो ऑब्वियसली जो मिनिस्टर्स हैं, जो पोर्टफोलियोज हैं, वो मिनिस्टर्स को, उन्हीं के इलेक्टेड मेंबर्स को ही दिया जाता है, उसी पार्टी के, जिस पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई है उन्हीं के मेंबर्स को दिया जाता है। तो वो तो जो ऑलरेडी मिनिस्टर, मतलब जो किसी मिनिस्ट्री का सेंट्रल लेवल पे चार्ज होल्ड कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे किसी डिपार्टमेंट का। और प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? अदर देन देम, अदर देन जिनके पास कोई पोर्टफोलियो है, अदर देन देम। जैसे कि राज्यसभा में या लोकसभा में किसी भी आप हाउस में देखिए, मान लीजिए कि अगर इस समय जैसे बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट रूल कर रही है, तो लेकिन किसी और पार्टी का मेंबर्स तो जो इलेक्टेड एमपीज हैं वो तो सारी पार्टीज के मिक्स होते हैं ना, कांग्रेस के भी उसमें होंगे, उसमें सीपीआई के भी होंगे, उसमें आरजेडी के भी होंगे, एंड सो ऑन। तो प्राइवेट मेंबर जो अदर देन एमपी, जो अदर देन मिनिस्टर्स होंगे, उनको प्राइवेट मेंबर कहा जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली एक प्राइवेट मेंबर ने, मिस सूले जो है, उन्होंने एक इंट्रोड्यूस भी किया है बिल कि जो वर्किंग आवर्स हैं उसके बियॉन्ड जो है, वो किसी को भी ईमेल्स या वर्क अटेंड करने के लिए नहीं कहा जाएगा। मतलब आपके ऑफिस आवर्स फिक्स होंगे, उस तरह का एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ। जनरली प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता, बट ये वाला बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, और पास तो अभी तक कोई हुआ ही नहीं है पार्लियामेंट में। सेम वे स्टेट लेजिस्लेचर में भी सेम चीज ही है। सेम वे या तो मिनिस्टर या फिर प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे यानी कि इन दोनों चीजों में कोई भी फर्क नहीं है। अब आगे देखिए, अब देखिए, इस वाले पार्लियामेंट में भी तीनों रीडिंग होंगी। फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग होगी, और फिर थर्ड रीडिंग होगी। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होगी पहले ओरिजिनेटिंग हाउस में। ठीक है, इसी तरह इसमें भी फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग होगी। स्टेट लेजिस्लेचर में भी अगर एक है तो एक ही है, अगर दोनों हाउस है तो दोनों हाउस में होंगी। ठीक है, एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या है कि यहाँ पे हाउस अगर तभी होता है जब बोथ हाउसेस ने उसको पास कर दिया, बोथ हाउसेस ने जब उसको पास कर दिया बिल को, और फिर बाद में सिग्नेचर हो गए, तभी होता है। चाहे इसमें अमेंडमेंट्स हो चाहे ना हो। ठीक है, कई बार ये होता है कि सेकंड हाउस ने अमेंडमेंट्स दी और फिर उसको मान लिया गया,
फिर दोबारा सेकंड हाउस के पास भेज दिया तो उसने पास कर दिया, या नहीं भी माना लेकिन तब भी उसने पास कर दिया। तो पास हो जाती हैं जब जब दोनों हाउसेस पास कर देते हैं तभी आगे की बात बढ़ती है, ठीक है। तो इट इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट ओनली व्हेन बोथ द हाउसेस हैव अग्रीड टू, ठीक है, ईदर विद और विदाउट अमेंडमेंट। सिमिलरली इसमें भी अगर दोनों हाउसेस ने पास कर दिया हो ऑर्डिनरी बिल में तभी वो बात होती है। लेकिन अभी हम देखेंगे किस तरह से यहाँ पे स्टेट में थोड़ी सी ज्यादा पावर है। अगर मान लो पार्लियामेंट में अगर पार्लियामेंट में एक हाउस ने पास ही नहीं किया, ठीक है, या रिजेक्ट ही कर दिया बिल, ठीक है, रिजेक्ट ही कर दिया बिल, या फिर 6 महीने तक उस पर कुछ एक्शन ही नहीं लिया, ठीक है, 6 महीने तक उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया या रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, या फिर ऐसी अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस की सेकंड हाउस ने जो पहले हाउस को एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो ऐसे केस में क्या माना जाता है कि डेडलॉक हो गया है। सेकंड हाउस ने 6 मंथ्स तक कोई एक्शन ही नहीं लिया, या फिर बिल को टोटली रिजेक्ट कर दिया, या फिर अमेंडमेंट्स बोला सजेस्ट की लेकिन ये अमेंडमेंट्स पहले वाले हाउस को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस केस में क्या माना जाता है कि डेडलॉक हो गया। उस वाले केस में क्या माना जाता है कि डेडलॉक हो गया। इसी तरह से अगर स्टेट लेवल पे भी स्टेट लेवल पे भी अगर 3 मंथ्स के अंदर कोई एक्शन नहीं हुआ, 3 मंथ्स के अंदर कोई एक्शन नहीं हुआ, या फिर सेकेंड हाउस ने रिजेक्ट कर दिया बिल, अगर दो हाउस है तो रिजेक्ट कर दिया बिल, या 3 महीने तक कोई नहीं किया, या फिर अमेंडमेंट प्रपोज की सेकेंड हाउस ने लेकिन पहले वाले हाउस को वो एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो भी क्या माना जाएगा कि यहाँ पे डेडलॉक हो गया। अब खास बात देखिए क्या है। अब यहाँ पे खास बात है, डेडलॉक तो सेम है, बस यहाँ पे टाइम पीरियड अलग है। पार्लियामेंट के टाइम उसमें 6 मंथ्स है और इसमें 3 मंथ्स है फर्स्ट इसमें, ठीक है। लेकिन अब खास बात देखिए क्या है। खास बात क्या है कि डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ में प्रोविजन है। पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा राज्यसभा अगर कोई डेडलॉक हो जाता है तो मैकेनिज्म है कि क्या कर सकते हैं, जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है ताकि जो डेडलॉक है उसको रिजॉल्व किया जा सके। अगर किसी भी पैसेज ऑफ अ बिल के ऊपर डेडलॉक है तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है, जबकि स्टेट लेजिस कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं नहीं कहा है कि जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है डेडलॉक रिजॉल्व करने के लिए, जबकि स्टेट लेजिस्लेचर में जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आगे आप ये देखेंगे कि इसकी एक्चुअली जरूरत भी क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि असेंबली के पास ओवरराइडिंग पावर्स हैं, इसीलिए जरूरत भी नहीं है ऑब्वियसली। लेकिन लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट में डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है। अब देखिए आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या कि लोकसभा जो है वो राज्यसभा को ओवरराइड नहीं कर सकती, जो है कैन नॉट ओवरराइड राज्यसभा। लोकसभा जो है ओवरराइड नहीं कर सकती राज्यसभा को। अगर सेकंड टाइम पे भी अगर मान लो सेकंड टाइम पे उन्होंने बिल वापस अमेंडमेंट के साथ भेजा है, कुछ नहीं हो सकता उनको। एक मान लो राज्यसभा ने बिल जो है अमेंडमेंट के साथ भेजा, लोकसभा को उसकी अमेंडमेंट नहीं पसंद आई, ठीक है, या थोड़ी बहुत पसंद आ गई थोड़ी बहुत नहीं आई, फिर उन्होंने वापस राज्यसभा को भेजा, राज्यसभा ने फिर नहीं माना, ठीक है, राज्यसभा ने फिर नहीं माना। तो यहाँ पे लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर्स नहीं है राज्यसभा के ऊपर इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स। तो सिर्फ और सिर्फ जॉइंट सिटिंग करो। जॉइंट सिटिंग करके जॉइंट सिटिंग में फायदा एक्चुअली ये होता है, देखो लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो जब जॉइंट सिटिंग होती है तो लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से अगर पास होना होता है तो फिर वो जॉइंट सिटिंग में ही हो जाता है। बेसिकली कान को ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ा हुआ है, पावर्स ज्यादा लोकसभा के पास ही है किसी भी उसमें, ठीक है। तो राज्य जो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है वो है इसलिए कि नंबर जो है जब टोटल होंगे, राज्यसभा की स्ट्रेंथ कम है लोकसभा की ज्यादा, तो ऑब्वियसली वो इजिली पास जो है करवाना इजी रहता है, तो इसीलिए ये जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है। लेकिन राज्यसभा के ऊपर ओवर राइडिंग पावर्स नहीं है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ओवर राइडिंग पावर्स हैं। ओवर राइडिंग पावर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर। अगर मान लो सेकेंड टाइम गया बिल, ठीक है, तो उन्होंने फिर सेकेंड टाइम जब गया उन्होंने या तो रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, या फिर उन्होंने अब सेकेंड टाइम में वो 1 मंथ से ज्यादा पेंडिंग नहीं कर सकते, मतलब 1 मंथ ही रख सकते हैं। उन्होंने 1 मंथ तक कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो अगर वो रिजेक्ट कर दे 1 मंथ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्यों? क्योंकि वो डीम्ड टू हैव बीन पास्ड कह देते हैं इसको, कि मान लिया जाता है कि वो दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है।
यानी कि तुम 1 महीना रख लो, ज़्यादा से ज़्यादा डिले कर सकते हो 1 महीना, ठीक है? रिजेक्ट भी कर दो तब भी हम मान लेंगे कि हम हाउस ने दोनों ने पास कर दिया है, और मैक्सिमम 1 महीना तक आप डिले कर सकते हो और कुछ नहीं। तो बेसिकली उनके लिए फिर अच्छा तो यही है ना, पास ही कर दो, ठीक है? क्योंकि तुम्हें ओवरराइड तो कर ही देंगे ना, लेजिस्लेटिव असेंबली ओवरराइड तो कर ही देगी लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ओवरराइडिंग पावर नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा से ऊपर नहीं है, लेकिन जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है। यहाँ पे जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, लेकिन लोग लेजिस्लेटिव असेंबली ओवरराइड कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली को ओवरराइड नहीं कर सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर एक इसी से रिलेटेड क्या है कि जो जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है, जो हम अभी तक बात कर रहे हैं कि जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है, तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन ऐसा नहीं है कि सिर्फ तभी होगा जब लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ और राज्यसभा ने मना कर दिया, नहीं। मान लो राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ बिल, ठीक है, और लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया उसको, या लोकसभा ने उसको अमेंडमेंट्स सजेस्ट किए और वो राज्यसभा को पसंद नहीं आए, ठीक है, तो भी किया जा सकता है। जॉइंट सिटिंग दोनों केस में एप्लीकेबल है, चाहे बिल ओरिजिनेट हो लोकसभा में, चाहे बिल ओरिजिनेट हो राज्यसभा में, ठीक है? और जॉइंट सिटिंग का जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि जॉइंट सिटिंग कौन बुलाएगा जॉइंट सिटिंग? हमेशा प्रेसिडेंट बुलाएंगे, और प्रेसिडेंट आपको पता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही एक्ट करते हैं। ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही एक्ट करते हैं, विच इज हेडेड बाय द पीएम। तो बेसिकली अगर किसी तरह से, वही जैसे मैंने बोला, कान इधर से पकड़ो या उधर से, अगर मान लो राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ कोई बिल, राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ और लोकसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया, या लोकसभा ने अमेंडमेंट सजेस्ट किया और राज्यसभा को पसंद नहीं आए, तो अगर अब गवर्नमेंट को पास कराना है तो वो प्रेसिडेंट को कहेंगे, ठीक है, कि आप जॉइंट सिटिंग बुला लो। लेकिन अगर मान लो वो राज्यसभा का ओरिजिनेटेड बिल को पास ही नहीं करवाना चाहती है गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, किसी भी कारणवश, उनके अपने रीजन हो सकते हैं, तो फिर वो प्रेसिडेंट को एडवाइस ही नहीं करेंगे कि जॉइंट सिटिंग बुलाओ। तो वो अगर ऐसा होता है तो बिल जो होता है वो एंड हो जाता है, डेड हो जाता है, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? एंड जो सेकेंड टाइम को रिजॉल्व करने का जो उसमें है, ठीक है, इसमें देखिए जबकि स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है, मान लो कोई बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ओरिजिनेट हुआ और लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजा उन्होंने, पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में ओरिजिनेट हुआ और उन्होंने फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजा, और इन्होंने कहा जी हम तो नहीं कर रहे, हमें तो पसंद ही नहीं आया बिल, हमने रिजेक्ट कर दिया, कहानी खत्म, बिल एंड्स। तो यानी कि स्टेट लेवल पे असली पावर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ही है, और देखा जाए तो सेंट्रल लेवल पर भी है तो पावर्स लोकसभा के पास ही ज्यादा, बट फिर भी राज्यसभा के पास भी पावर्स है, क्योंकि जॉइंट सिटिंग होती है तभी वो पास होता है, एंड सो ऑन। तो ये जो बात हो गई, किसकी बात हो गई, यही अभी तक ऑर्डिनरी बिल्स की, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की में किस तरह से फर्क है मनी बिल के लिए, वो उसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि एक तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन लोकसभा राज्यसभा में है, यानी कि पार्लियामेंट में, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे नहीं है। एंड जो उधर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर है ओवरराइड करने की लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जबकि लोकसभा के पास ओवरराइड करने की कोई पावर नहीं है, सिर्फ जॉइंट सिटिंग ही बुलाई जा सकती है, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिए। ओके, टेक केयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल।